नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक ही फंड में हर एसेट क्लास का फायदा चाहिए तो मल्टी एसेट एलोकेशन एक ऐसी कैटेगरी है जो इक्विटी, डेट के साथ साथ गोल्ड में भी एक्सपोजर का आपको मौका देती है। और इस एसेट क्लास में और जो ये कैटेगरी है उसमें एसेट क्लास में कम से कम 10%, हर एक एसेट क्लास में कम से कम 10% निवेश होना जरूरी है। जानने की आज कोशिश करेंगे कि मल्टी एसेट पोर्टफोलियो के क्या फायदे होते हैं, हर एक एसेट क्लास के अपने क्या क्या स्पेशलिटीज है। इस पर हम आज करने वाले हैं खास चर्चा और इसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में मददगार साबित होता है इसके तहत, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ में डायरेक्टर, ऋषिकेश पाल भी हमारे साथ है, कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन से आज करेंगे खास चर्चा। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जानना जरूरी है कि एक पोर्टफोलियो में या एक निवेश में एक मल्टी एसेट अप्रोच रखना किसी निवेशक का क्यों जरूरी है। क्षितिज, आपको क्या लगता है, अगर इक्विटी अच्छा कर रहा है तो निवेशकों को मन करता है कि इक्विटी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए जाए। अब ब्याज दरें जब गिरने का दौर आएगा तो निवेशकों को लगेगा कि क्यों ना डेट का अच्छा पोर्टफोलियो बनाए। गोल्ड की कीमतें हमने देखा आसमान छूती नजर आई, सुनहरा मौका आया गोल्ड में निवेशकों के लिए निवेश करने का, तो निवेशकों ने सोचा क्यों ना गोल्ड में पैसे कमा लिए जाएं। लेकिन क्या ये अप्रोच सही है? एक मल्टी एसेट अप्रोच एक पोर्टफोलियो के लिए क्यों सही है? Hello Swati, hello Rishikesh bhai, and namaste to everyone who's watching us. Uh, Swati, I think बिल्कुल आपने जो जो पूरा स्टेप ये किया है, पूरा प्रोसेस का ब्यौरा दिया है, वो बिल्कुल सही दिया है। दैट हर अपॉर्चुनिटी में हमें लगता है कि दैट हम इसमें पॉजिटिव कुछ निकाल लें, कुछ इसमें कर लें, पर अगर आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट लाइन, अगर एसेट एलोकेशन आपने किया हो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, क्योंकि क्या होता है कि हर वक्त हर चीज नहीं चलती है। अभी ऑफ लेट आपका, मेरा और ऋषिकेश का जो एक्सपीरियंस है पिछले 15-20 साल का मार्केट का रहा है, और उसमें हमने कई ऐसे साइकिल्स देखे हैं जहां पर चीजें 3-4 साल के लिए लल पीरियड में है, चाहे वो फिक्स इनकम है या इक्विटी है। ये पिछले 3-4 साल बहुत डिफरेंट है और मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता है। सो काफी हमारे नए इन्वेस्टर्स भी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं उससे हम अपने से कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। पर मैं यही बोलूंगा कि आप हमेशा पोर्टफोलियो में आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को आप इनकॉर्पोरेट करें, चाहे वो फिक्स इनकम है, गोल्ड है, कोई और कमोडिटी का ईटीएफ अगर अवेलेबल है, इक्विटी तो है ही है। और उसका तरीका एक ये है कि आप अपने एंड पे एसेट एलोकेशन करें उसको, और एट द सेम टाइम कुछ एलोकेशन ऑफ एसेट एलोकेशन आप फंड मैनेजर के हाथ पे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ इक्विटी डेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बैलेंस एडवांटेज या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज के हाइब्रिड इक्विटी फंड्स हैं। अगर आप उसमें गोल्ड का फ्लेवर या कुछ और कमोडिटी का फ्लेवर, इंक्लूडिंग आप ग्लोबल इंडाइसेस का फ्लेवर डालना चाहते हैं, उसके लिए आई थिंक एसेट एलोकेशन फंड का एक रूट अपने आप में बहुत बढ़िया रूट है। और उसमें जो नया रेगुलेशन आया है उसमें इक्विटी कुछ का बेनिफिट टैक्स का है, कुछ में डेट का बेनिफिट है टैक्स का है। और ये जो आप प्रोडक्ट है, जब आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं उसमें आप इसको एफडी प्लस प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करें, जहां पे आपको साथ में फिक्स इनकम इक्विटी का भी बेनिफिट मिल रहा है। सो अगर आप अपना थॉट प्रोसेस अलाइन करते हैं कि किस तरह का एसेट एलोकेशन आपको करना है और कुछ आप अपने आप कर रहे हैं, और दूसरा अगर कोई ऐसा पैसा है जो आप डेट में डाल के बैठे हुए हैं और उसमें आप कुछ बेटर यील्ड करना चाहते हैं, तो आई थिंक एसेट एलोकेशन फंड एक बहुत बढ़िया रूट है जिसके थ्रू आप एलोकेट कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो हमारा शो है इसमें बाकी हम बाद में आगे बात करेंगे, बट आई थिंक फिक्स डिपॉजिट प्लस रिटर्न के लिए विद बेटर टैक्स एडवांटेज के लिए एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छा जरिया है। ओके, तो आपने कहा कि एसेट एलोकेशन अगर अचीव करना है पोर्टफोलियो में तो अलग अलग एसेट क्लासेस के जरिए तो आप अचीव कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा परेशानी नहीं चाहते हैं, आप बहुत ही आसान तरीके से हर एक एसेट क्लास को एंजॉय करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो एसेट एलोकेशन फंड एक ऐसी कैटेगरी है जो म्यूचुअल फंड के जरिए आपको ये मौका देती है। जब हम अलग अलग एसेट क्लासेस की बात करते हैं ऋषिकेश, इसमें समझना ज़रूरी है कि हर एक एसेट क्लास का अपना रिस्क और अपना रिटर्न क्या है, क्योंकि इसी के आधार पर
एक जो निवेशक है अपने पोर्टफोलियो में ऐसे किसी एसेट क्लास को जगह देते हैं। तो अगर हम कुछ डेटा आपसे समझना चाहें कि ये जो अलग-अलग एसेट क्लास है जिसमें कुछ एग्रेसिव एसेट क्लासेस हैं, कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, कैसा रहा इनका रिस्क और रिटर्न का पैटर्न? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो सवाल यह है कि कई एसेट क्लासेस है, कई व्हीकलर्स है, एलोकेशंस होते हैं जहाँ पे रिटर्न्स होते हैं और रिस्क भी होती है। तो सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी और रियल एस्टेट जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस माने जाते हैं और डेट और गोल्ड जो है वो डिफेंस ओरिएंटेड एसेट क्लासेस माने जाते हैं। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस है पहले उनकी बात करते हैं। जैसे इक्विटी में स्टॉक हो गया तो स्टॉक्स का रिटर्न रेंज करीबन 10 से 18% के बीच में होता है, लेकिन उसका रिस्क जो स्टैंडर्ड डिविएशन के द्वारा नापा जाता है वो करीबन 15% का होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न करीबन 12 से 14% के बीच में होता है और उसका रिस्क 13% का होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। पीएमएसएस, एआईएफ्स, इनके रिटर्न्स करीबन 12 से 14% के बीच में होते हैं, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा होता है जो 15 से 18% का होता है। ये हुआ इक्विटी का। लेकिन इक्विटी की जब प्रोडक्ट्स की बात करें तो निफ्टी का रिटर्न और रिस्क जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का रिस्क रहा है करीबन 12 से 13% स्टैंडर्ड डिविएशन और रिटर्न रहा है करीबन 14, 14.5%। तो ये रहा इक्विटी का। डेट में देखा जाए तो डेट म्यूचुअल फंड्स में करीबन 5 से 7% का रिटर्न आता है, जहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम होता है क्योंकि ये डिफेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं। करीबन 1.5% का स्टैंडर्ड डिविएशन पाया जाता है यहाँ पे। एफडीज, पीपीएफ में स्टैंडर्ड डिविएशन बिल्कुल ही नहीं होता है। जब आप निवेश करते हो, जैसे एफडी में आपको 3 से लेकर 6% से रिटर्न बनने की गुंजाइश होती है, पीपीएफ में करीबन 7% रिटर्न बनने की गुंजाइश होती है। यहाँ पे डिविएशन कुछ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो नील होता है, जीरो होता है। गोल्ड में ये डिफेंस ओरिएंटेड कैटेगरी है, लेकिन इसमें रिटर्न्स करीबन 8 से 12% के बनते हैं, लेकिन रिस्क भी काफी हाई है, 7 से 9% का रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन में होता है। और रियल एस्टेट में करीबन 7%, 3 से 7% का रिटर्न पाया जा सकता है, लेकिन मीडियम रिस्क मानी जाती है जब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ। तो ये हुआ रिटर्न और रिस्क का पैमाना, जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। बिल्कुल, तो रिस्क और रिटर्न का पैमाना हमने समझा कि किस तरीके से आपको ये मदद दे सकता है आपके एक पोर्टफोलियो क्रिएशन में। तो वैसे ही जब हम एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बना रहे हैं क्षितिज, तो एक निवेशक को शुरुआत में जब वो एक अपनी निवेश की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो एसेट क्लास चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि जैसा ऋषिकेश ने भी बताया कि ग्रोथ ओरिएंटेड जो एसेट क्लासेस है जैसे इक्विटी और रियल एस्टेट है, आप उसमें से तो पैसे कमाना चाहेंगे ही, पर आपको उसमें थोड़ा डिफेंस की ज़रूरत भी है, थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। डेट और जो गोल्ड है उसमें इसकी मदद करेगा। तो एक जो एसेट एलोकेशन रहे इन चारों के कॉम्बिनेशन से, तो उसके पैमाने क्या है, किन पैरामीटर्स पर उसको परखना ज़रूरी है? स्वाति, आई थिंक सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ही एसेट क्लास में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कई बार जेस्टेशन लंबा हो जाता है जब आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा होता है, और कई बार आपको पैसों की जरूरत होती है। दूसरा, आपका होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का। देखिए, वॉलेटाइल है, ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट क्लासेस हैं, पर एट द सेम टाइम रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम है, इक्विटी में ज्यादा है। बट अगर आप 5 साल से कम के होराइजन में आ रहे हैं तो हम इक्विटी कभी भी किसी को नहीं बोलते हुए इक्विटी में इन्वेस्ट करें। आपका टाइम होराइजन का है। तीसरा, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, आप कितना रिस्क ले रहे हैं। आई थिंक बहुत ब्यूटीफुली ऋषिकेश ने पूरा का पूरा डिफरेंट इक्विटी एसेट क्लासेस के बारे में बताया। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना हम रिस्क ले रहे हैं इस तरह का रिटर्न करने के लिए। चौथा, आपका क्या जो आपने बताया है कि ग्रोथ एक पैरामीटर है, और कितना डायनामिकली ये एसेट एक दूसरे को के साथ इन टेंडम और अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। अब ऑफ लेट हमने देखा है कि दैट गोल्ड इक्विटी दोनों ने ही अच्छा किया है और कई ग्लोबल इक्विटीज ने अच्छा किया है, बट कोरिलेशन कितना है वो इम्पोर्टेंट है समझना। नॉर्मली आप देखें, गोल्ड जब विपदा होती है या ग्लोबली चीजें अनस्टेबल होती है, तब गोल्ड आपका अच्छा करता है। इक्विटी ब्रॉडली ऑब्वियसली इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो इक्विटी अच्छा करता है। फिक्स इनकम जब रेट कट्स आते हैं तब अच्छा करता है। तो काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को ये चीजें। बट ऑफ लेट ये चीजों ने सबने अच्छा किया है बिकॉज देयर वाज इनफ लिक्विडिटी इन ग्लोबल मार्केट, उस कारण से अच्छा किया है।
फिक्स इनकम यहाँ से लग रहा है अच्छा करेगा। तो ये सारे पैरामीटर जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको एक क्रक्स मिलता है कि दैट अब मुझे अपने लेवल पे कितना परसेंटेज एलोकेशन इन एसेट क्लासेस में डालना है। वो बहुत हद तक आपके गोल प्लान, टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके रिस्क एपेटाइट उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद एट द सेम टाइम उन एसेट क्लासेस में भी कौन से ऐसे एसेट क्लासेस हैं जो मुझे टैक्स फ्रेंडली रिटर्न दे सकते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप एसेट एलोकेशन फंड करते हैं, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्वाति ये फिक्स इनकम का जो बेनिफिट था वो चला गया है। पर इनमें अगर आप 35% से अराउंड इक्विटी रखते हैं तो आपको फिक्स इनकम का बेनिफिट भी मिलता है। सो 35% से ज्यादा इक्विटी अगर रखते हैं तो नॉट फिक्स इनकम का बेनिफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है। सो आई एम सेइंग दैट आपको आज भी ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो एट द सेम टाइम आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस का बेनिफिट दे रहे हैं और टैक्सेशन का बेनिफिट दे रहे हैं। सो आई थिंक ये पैरामीटर्स को देखते हुए आपको डिफाइन करना है हाउ यू वांट टू प्लान एंटायर पोर्टफोलियो और कितना परसेंटेज आप देना चाहते हैं। दूसरा, अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है स्वाति रीबैलेंसिंग का, तो आई थिंक काफी हद तक आपका पोर्टफोलियो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी या फिर एसेट एलोकेशन फंड की तरफ होना चाहिए, अगर आपके पास होराइजन बहुत लंबा नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का, बिकॉज दैट हेल्प्स यू। ओके। क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की यहाँ पर बात चल रही है, ऋषिकेश आपका क्या व्यू है इस कैटेगरी पर? क्योंकि अगर एक जो रिटेल निवेशक है उनको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी, जैसे हम कह रहे थे कि एक पार्ट ऑफ जो एक जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं डेफिनेटली आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं, आप डेट फंड्स भी लेते हैं, पर एक छोटा एक हिस्सा अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को देते हैं तो क्या ये तरीका अपनाया जा सकता है अगर हर एक एसेट क्लास का थोड़ा थोड़ा एक एक्सपोजर लेना है तो? जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर निवेश करना है और एक्सपोजर काफ़ी सारे एसेट क्लासेस को लेना है तो ये एक जरिया है। क्या ये प्रूडेंट जरिया है, इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है अगर एसेट क्लासेस के बीच में, वो पोर्टफोलियो लेवल पे होना चाहिए, ना कि फंड लेवल पे होना चाहिए। क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपका इक्विटी और डेट का एक मिश्रण बनाना है या इक्विटी डेट और गोल्ड का मिश्रण बनाना है तो वो आप एक पोर्टफोलियो लेवल पे करें। तो समझो, उदाहरण के तौर पे आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे आपको 80% इक्विटी में डालना है, 10% डेट में डालना है और 10% गोल्ड में डालना है। तो आप 80% जो है वो प्योर इक्विटी फंड्स में डालो, 10% जो डेट में डालने वो प्योर डेट में डालो, और 10% जो गोल्ड में डालना है वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में डालो। तो पार्टिसिपेशन जो करना है वो आप इंडिविजुअल एसेट क्लासेस में करो, पोर्टफोलियो लेवल पे मिक्स करो, लेकिन फंड लेवल पे मिक्स मत करो। ये कहना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो लेवल पे मिश्रण होना चाहिए। डोंट इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं होनी चाहिए जहाँ पे फंड के अंदर मिश्रण होता है। अब क्षितिज ये बताइए ज़रा फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ा प्लानिंग करवाते हैं निवेशकों की। अभी इक्विटी बाजार शिखर पर है, डेट में आने वाले टाइम में अब उम्मीद जग गई है और भी ज़्यादा कि शायद अब जो ब्याज दरें हैं वो अमेरिका पहल करे तो उसके बाद भारत में भी हमें देखने को मिल सकती हैं कि अब धीरे धीरे उसके भी घटने का दौर शुरू होगा। गोल्ड हमें मालूम है फेस्टिव सीजन जब शुरू होता है तो उसकी चमक भी बढ़ती है, तो बेसिकली सारे जो एसेट क्लासेस हैं उसमें काफ़ी प्रॉमिस नज़र आ रहा है। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है अब? फिक्स इनकम फॉर श्योर स्वाति, लग रहा है जब रेट कट्स आएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और इंडिया में पर से अगर आप, जैसे आपने बताया कि 5-6 क्वार्टर्स इंडिया के तो अच्छे ही आए नंबर, जो इन्फ्लेशन के भी आए। इट इज जस्ट दैट कि यूएस के कारण हम वी जस्ट होल्डिंग आवर रेट्स, तो वहां पे तो लग ही रहा है कि आपको एक बार रेट कट आएगा तो जो फिक्स इनकम फंड्स हैं जहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है वहां पे बेनिफिट रेट कट का मिलेगा, काफी मिलेगा। प्योर प्ले तो मैं बोलूंगा गिल्ड फंड को ही ले साथ में। इक्विटी का मुझे लग रहा है टू सम एक्सटेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट एवरीथिंग इज लुकिंग कि बहुत अच्छा है सब चीजें, बट वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हैं स्पेशली स्मॉल और मिड कैप साइड पे। और लार्ज कैप में भी जहाँ पे पीएसयूज हैं या फिर जहाँ पे आप कुछ ऐसी कंपनीज देख रहे हैं जो रेलवेज में है या फिर डिफेंस में है जहाँ पे वैल्यूएशन मिसमैच हुआ थी, वहां पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज बहुत रनअप है जहाँ पे अर्निंग्स नहीं आ रही है। और मैं सब बात इसलिए कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए कि यहाँ पे समझना जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है सब चीज ऐसी चलेगी, मार्केट हमेशा ऐसी नहीं रहती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपना एक अपने एसेट एलोकेशन मॉडल पे जाके दोबारा देखें। अगर आपने 75-25 के बारे में सोचा था तो आज अगर आप 85-15 पे है तो ये एक अच्छा समय है जहाँ पे आप रीबैलेंस अगर करेंगे तो आपको फिक्सिंग से भी बेटर रिटर्न मिल जाएगा, डबल डिजिट रिटर्न भी मिल सकता है गिल्ड फंड के थ्रू।
और अगर आप फुल रीबैलेंस नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करके जहाँ पे आपको वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच लग रही है या फिर ऐसा कोई गोल है जो आपका पास आ रहा है और इक्विटी में वो काफ़ी बढ़ा हुआ है आपका जो एलोकेशन है, तो वहाँ पे आप कुछ बुक करके आप एसेट एलोकेशन फंड में जा सकते हैं या तो किसी में अपनी चॉइस की, या फिर आप अगर अपने आप करना चाहते हैं जैसे ऋषिकेश ने बोला कि पोर्टफोलियो लेवल पे खुद करें नथिंग लाइक इट, तो आप गिल्ड फंड में एलोकेशन दे सकते हैं। तो ये इक्विटी में मुझे लग रहा है स्वाति अर्निंग्स कैचअप करेंगी और बट सेक्टर रोटेशन बहुत फास्ट होगा और इस बजट में बहुत हद तक पुश मिलेगा आपका कंजम्पशन थीम को, और बीएफएसआई सेक्टर नहीं चला पिछले 4-5 साल में, तो सीम्स लाइक ये दो सेक्टर अच्छा करेंगे अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग। ओके। और एक और जो एसेट क्लास है जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है ऋषिकेश, वो है रियल एस्टेट, क्योंकि अगर बजट में भी कुछ ऐलान आते हैं हाउसिंग लोन को लेकर चाहे हो गए या अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर हो गए, और अगर फिर ईयर एंड के टाइम पे अगर ब्याज दरों में भी कुछ कटौती के संकेत मिलते हैं तो रियल एस्टेट को भी अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो मतलब एक और जो आपका एसेट क्लास है वो बूम को तैयार है। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखने की आपकी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल स्वाति जी, रियल एस्टेट ये एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट क्लास है इंडिया में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्रोथ ओरिएंटेड में रियल एस्टेट को गिना जाता है और इक्विटी को गिना जाता है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो एसेट क्लासेस है ये चक्रीय एसेट क्लासेस है, सिक्लिकल एसेट क्लासेस है। तो क्या ये साइकिल रियल एस्टेट का है या ये साइकिल इक्विटी का है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये साइकिल जो है वो इक्विटी का साइकिल है। ये मैं क्यों कहता हूँ इसके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार में बात करूंगा। इक्विटी जो है वो आप पिछला डेटा भी देखें 20-22 सालों का, तो ये ध्यान में आता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है, जो अपना रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जो है, अगर नॉमिनल जीडीपी देखते हैं तो मार्केट का मूवमेंट नॉमिनल जीडीपी के इर्द गिर्द रहता है। आज की तारीख में अगर हम फोरकास्ट देखें आईएमएफ, आरबीआई, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, तो हम देखते हैं कि रियल जीडीपी करीबन 7-7.5% का दिखाई देता है और 4.5% का करीबन इन्फ्लेशन दिखाई देता है। तो कुल मिला के 11-12% का नॉमिनल जीडीपी दिखाई देता है। तो वो रेंज में मार्केट मूवमेंट भी दिखाई देगी, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालोगे तो थोड़ा अल्फा बनेगा, तो 12 के ऊपर 2% जोड़ दो, 14% बनाने की काफी अच्छी गुंजाइश है। ये हुआ इक्विटी का भाग। लेकिन हम दूसरी भाग की तरफ देखें, जो है रियल एस्टेट, तो एक बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कहता है कि डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है। सप्लाई जो है मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर हम देखें तो सप्लाई जो है वो काफी हद तक ज्यादा है और डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो उसके वजह से डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच के वजह से इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि भाव जो है या प्राइसेस जो है उनमें बढ़ोतरी होने की गुंजाइश काफी छोटी होती है, कम होती है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे चुनाव करना है बिटवीन रियल एस्टेट एंड इक्विटी, तो मैं इक्विटी का चुनाव करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इक्विटी का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था ये चक्रीय एसेट क्लासेस है और इक्विटी इस तारीख में प्रॉमिसिंग लग रही है इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट। तो इस हिसाब से मैं चुनाव करूंगा कि इक्विटी में निवेश। तो इक्विटी में निवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा हिमायती हैं ऋषिकेश। एक पर्सपेक्टिव मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की तरफ भी क्योंकि दिया है क्षितिज ने, इसलिए क्षितिज कहाँ पर आपको अब इस वक्त मौके नज़र आ रहे हैं? कौन से ऐसे फंड्स हैं जहाँ पर अभी पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं बेहतर रिटर्न के लिए? आई थिंक मोस्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के ऑफरिंग्स हैं, जहां मैं अपनी पर्सनल लाइकिंग बताता हूं, मुझे आईसीआईसीआई, निपॉन, एचडीएफसी, एसबीआई, ये 3-4 कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं जहां पे आपको जहां मुझे लगता है कि बेटर प्लेस है, और इन सब में या तो इक्विटी का टैक्सेशन है या फिक्स इनकम का टैक्सेशन है। सो आपको टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता ही है, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट एक बेटर यील्ड करके बना सकते हैं, सेकेंड आप उसे टैक्स एफिशिएंट करके बना सकते हैं। एट द सेम टाइम अभी रिटर्न्स बहुत अच्छे लगेंगे, पिछले 5 साल के रिटर्न कहीं 14%, 15% का मॉर्निंग देख रहे होंगे आपको, वो बिकॉज इक्विटी का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है इन फंड्स में। ऑन एन एवरेज 45-50% का एलोकेशन है इक्विटी के प्रति। सो उस कारण से रिटर्न्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बिकॉज इक्विटी मार्केट ने अच्छा किया है। बट आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एन एवरेज इस कैटेगरी से 8-9% का होना चाहिए, जो एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। ये कैटेगरी जैसे मैंने बोला एफडी प्लस रिटर्न देने के लिए पर्याप्त है कैटेगरी। सो ये एक तरीका होना चाहिए। बट अगेन अगर आप
एसेट एलोकेशन खुद नहीं करना चाहते हो तो कैटेगरी है जहाँ पे आप देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम बाकी एसेट क्लासेस की जैसे ग्लोबल इक्विटीज है या फिर गोल्ड है, सिल्वर है, उसका एक्सपोजर भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा आपके लिए मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाने का सही तरीका। क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी, इस पर की आज हमने चर्चा। ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन से, दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत धन्यवाद करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।